Audio Jungle. गोड़ लगातानी हम रामेश्वर रुद्रपुरी खबर रुद्रपुर से। तो चलिए देखिए आज का ताजा अपडेट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर रुद्रपुर की खास मुलाकात प्रोग्राम। यह प्रोग्राम वह मंच है जहां पे बेबाक बातें होती है, सोच होती है बिना किसी फिल्टर के। यहाँ हर शख्स अपनी ज़िंदगी की कहानी, अपने सपनों और अपने संघर्षों को खुलकर आपके साथ साझा करेंगे। और तो आइए मिलते हैं आज के हमारे शख्स प्रत्युष कुमार भारत जी से, जिन्होंने अपनी एक छोटी सी सीढ़ी से कठिन परिश्रम, कठिन लगन से और आज जमीन से आसमान की तरफ बढ़ चुके हैं और इस कछारांचल बावनगांव दोआबा की क्षेत्र से निकल करके और विदेश की धरती पर जाकर के फेलोशिप प्राप्त करके आज कुछ नई मुकाम हासिल किए हैं। तो आज हम इस शख्स से मुलाकात कराएंगे और जानते हैं उनकी जो सीढ़ियाँ थी, कैसे कैसे उन्होंने आगे बढ़ा, उनके जीवन की कुछ कथाएं सुनेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर जी। सबसे पहले बधाई हो, आप ETH ज्यूरिक और SNSF फेलोशिप के लिए चुने गए हैं। सीनियर साइंटिस्ट के तौर पर काम करना हर किसी का सपना होता है। कैसा लग रहा है आपको इस मुकाम पर पहुंचकर? जी रामेश्वर जी बहुत बहुत नमस्कार। और मुझे अच्छा लगा जान करके कि आप पे नया शुरुआत की है, जिसमें आप ऐसे लोगों को बुलाएंगे जिससे कि लोकल के लोग मोटिवेट हो पाए। और आपने ETH ज्यूरिक और SNSF फेलोशिप के बारे में पूछा, तो एक तरह से मेरा एक ड्रीम ही था कि मैं वन ऑफ द टॉप 10 कॉलेज में स्टडी करूं। तो ऑफ कोर्स ये सफलता पाने के बाद बहुत ही मतलब अंदर से क्या आनंद मिल रहा है उसको मैं शायद शब्दों में नहीं बता सकता हूँ, बट रियली में बहुत एक्साइटिंग है मेरे लिए। और अभी मैं 29 को जा रहा हूँ, तो मतलब उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ, मेरी पूरी फैमिली खुश है। अगला, जब आपको सिलेक्शन की खबर मिली तो घर पर और पिताजी के तरफ से क्या रिएक्शन मिला था? तो मैं मतलब पूरा इंसिडेंट आपको बताता हूँ। तो मैं एक्चुअली सबसे पहले मैं सिंघवा यूनिवर्सिटी जाने वाला था। तो सिंघवा यूनिवर्सिटी का जो मेरा फ़्लाइट था 16 को था, 16 जून को। और मैं 14 को सुबह 10 बजे पकड़ने वाला था, मतलब ट्रेन पकड़ के पहले दिल्ली पहुँचता, फिर वहाँ से मैं फ़्लाइट करता। अब मुझे इसकी खबर 14 जून को सुबह में, जिस दिन मुझे टिकट ट्रेन पकड़ के जाना था, उसी दिन मुझे मिला। तो मैं सबसे पहले जा करके अपने पिताजी को बताया। पहले तो खुद चेक किया कि मतलब सच में हुआ है कि नहीं हुआ है जी। उसके बाद जाके पिताजी को बताया, तो मेरे पिताजी बोले कि ऐसा है कि जाके पहले दूसरे के मोबाइल से भी चेक करो कि सच में सेम सही न्यूज़ है कि गलत है। तो मैं जाके दूसरे मोबाइल से चेक किया जी। और पिताजी भी मेरे भी खुद भी कहे कि मेरे को पहले वो सिलेक्शन का जो लेटर वो मुझे भेजो, मैं खुद भी चेक करता हूँ। तो उन्होंने भी कई बार चेक किया, मेरी सिस्टर ने कई बार चेक किया, मतलब किसी को विश्वास ही नहीं था कि मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद जब पिताजी को जब मतलब एकदम वो हो गया, तो मतलब एक वो जो मोमेंट होता है ना, मतलब एक होता है कि लाइक आप जीवन में कितना भी स्ट्रगल कीजिए, बट स्ट्रगल का जो मुझे लगता है कि जो असली आनंद होता है, जब मैं वो चीज़ न्यूज़ अपने पिताजी को बताया और जब उनको एकदम दिलासा हो गया कि हाँ इसका सिलेक्शन हो गया, तो वो जो चेहरे पे देखने लायक मोमेंट था, मुझे लगता है कि मेरे पूरे परिश्रम का सफलता उसी टाइम पे मिल गया। तो वो जो चेहरे पे मतलब खुशी था गार्जियन के, जो गार्जियन मेहनत करता है, खून पसीना लगाता है कि उनका बेटा प्रोग्रेस करे, और वो जो दृश्य उस टाइम पर सीन था, उनके चेहरे पे जो खुशी थी, वो वाकई में मतलब उसको मैं देखने लायक था। और मुझे लगता है कि इससे बड़ी किसी बेटे के लिए कोई हैप्पीनेस नहीं होती है। आज आप ETH ज्यूरिक जा रहे हैं, लेकिन ये सफ़र तो एक छोटे गांव रुद्रपुर देवरिया से शुरू हुआ था। अगर पीछे मुड़कर देखें तो बचपन का वो पहला फेस कैसा था? आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया, और मुझे लगता है कि अभी तक के सब क्वेश्चन किसी इंटरव्यू में किसी ने नहीं किया है। तो बेसिकली मैं रुद्रपुर में 1998 में आया। उसके पहले मेरा जो प्रॉपर जो गाँव है पीड़ा घाट में जी, जो मतलब एक कछार एरिया बोलते हैं, और दोआबा बावनगांव का दोआबा जो क्षेत्र है उसी में जी। और उसके वजह से मेरे जो बैचमेट भी थे, जैसे कि मेरे बैचमेट एक अनमोल जायसवाल था, तो ये लोग मेरे को कछारी कह के बुलाते थे, क्योंकि मेरा गांव जो था कछार में गांव होने की वजह से देहाती कछारी ऐसे शब्दों से मुझे बोलते थे। तो उनका गलत भी नहीं था, क्योंकि मतलब मैंने सब कुछ देखा है, मतलब
खेत में मछली मारना से लेकर के भैंस चराना, हाँ, बकरी चराना और गाँव में। मूंगफली चुराना, सब हमने किया है। तो कुछ इंसिडेंट भी मुझे याद आता है कि मतलब मैं अपना एक स्टोरी बताऊं जो आपको सुन करके थोड़ा हास्य आए। जी जी। स्टोरी से बता रहा हूं। तो मुझे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी अपने गांव का याद होता है। तो मैं जैसा बोला कि मैंने हर काम किया है, जी। तो मैं बचपन में मतलब मेरे जो कज़न भाई, जैसे सोनू करके मेरे बड़े पिताजी का लड़का है, प्रशांत था, और मैं, और मेरे साथ एक छोटा सा मतलब चाचा का लड़का जो था मोनू, हम लोग एक बार गए थे मतलब मूंगफली चुराने। अच्छा। तो हम लोग पहुँचे तो मूंगफली जब निकाल रहे थे तब तक उस गांव का बंदा जो था वो आ करके हमको देख लिया। मतलब वो जैसे पूछने आ रहा था कि हाँ। कहाँ के हो, किसके घर के लोग हो। तो हम लोग डर गए, और उसके बाद हम लोग अपना सब कुछ मतलब मूंगफली जो भी उखाड़े थे छोड़ छाड़ करके हम लोग वो भागने लगे। खेत में हम लोग भाग रहे हैं, खेत में, और इतना बड़ा बड़ा मतलब घास हुए थे। तो हम लोग तो मतलब बड़े थे तो हम लोग भाग गए। अब मेरे चाचा का जो लड़का था मोनू, उस मतलब वो भाग ही नहीं पाया, छोटा और था लगा छोटा था, लगा रोने, बहुत तेज रोने लगा। तो हम लोग तो बहुत दूर चले गए थे, लेकिन अब कहे कि भाई अब वो मतलब इसको अकेले नहीं छोड़ सकते। तो फिर हम लोग भाग करके आए और लगे माफ़ी मांगने। बट उसको जब बताया कि मेरे पिताजी का नाम ये है, चाहे बाबा का नाम है, तो उसने छोड़ दिया। तो बेसिकली मतलब मैं इस ग्रामीण स्टार्टिंग का मेरा जो फेस था ऐसे गांव से था। तो मैं पहले गांव में एक प्राइमरी स्कूल चलता था, उसमें मैं पढ़ता था। जी। वो तो मतलब अच्छा हुआ कि 1998 में मेरे पिताजी एक विद्यालय रुद्रपुर खोले। तो फिर वहाँ से मैंने एक लैब पकड़ा स्टडी का। 1998 की बाढ़ के बाद दौरा आपके लाइफ का ट्रेनिंग पॉइंट बना जा सकता है। उस समय की सबसे यादगार या फनी मोमेंट कौन सी थी? जी, तो मैं जैसे आपको बताया कि 1998 में मतलब बाढ़ का जो टाइम था, उस टाइप पे मैं आया था यहाँ पे रुद्रपुर में। पहले स्कूल उन्होंने मेरे पिताजी ने खोला था, भारत भारती प्रज्ञा संस्थान। तो जब मैं वहाँ पे आया तो उसी साल बहुत बड़ा बाढ़ आया था। आपको भी पता होगा कि इस बाढ़ वो 98 की बाढ़ जो थी, सारे लोगों को याद है कि बहुत ज़्यादा उस टाइम का बाढ़ अभी तक नहीं है। बावनगांव दोआबा का जो भी लोग थे, सारे लोग रुद्रपुर लगभग बसने के लिए आ चुके हैं। जी जी जी। तो वहाँ उस टाइम पे हम लोग रहते थे वहाँ पे, आपको पता होगा भारत भारती प्रज्ञा संस्थान खुला था। तो उस टाइम पे, और उस टाइम पे जो पिताजी की सिचुएशन थी जब उन्होंने विद्यालय खोला था पहली बार, तो वहाँ पे खाने उने का बहुत ही प्रॉब्लम था। मतलब घर की भी मतलब अन्न तो बहुत ज़्यादा होता था, बट पिताजी के पास चूँकि पैसे नहीं थे तो जो भी अन्न आता था इनके पास उसको बेच देते थे, जो नेसेसरी सामान उसको खरीदने के लिए, चाकू जैसे हो गया, चाहे किचन के सामान हो गया। तो उस टाइम पे खाने की बहुत ही प्रॉब्लम थी। तो उस टाइम पे सबसे पहले और कोई नहीं आया था, मतलब प्रशांत और साथ जो मेरे भाई वो बाद में आए, बट मैं और बड़े पिताजी का जो लड़का है सोनू, हम लोग 2 लोग स्टार्टिंग में आए थे। और हम लोग को इतना लिमिटेड खाना मिलता था, मुझे वो भी अभी याद है, वो भी कभी कभी इंसिडेंट फनी वे में याद हो जाता है। तो इतना हम लोग को कम खाना मिलता था कि एक ही थाली में हम लोग दोनों को खाना दिया जाता था, और हम लोग स्पीड में खाते थे। कौन जल्दी खा लेता है, कौन जल्दी खा ले, ज़्यादा खा लेगा। तो पहले हम लोग स्पीड में खाना शुरू करते थे, फिर हम लोग स्टार्ट हो जाते दोनों हाथ से खाने का। अच्छा, वो बहुत ही मोमेंट होता है, हाँ। बहुत ही अच्छा लगता भी है कि एक साथ बैठ करके खाना, और जी। कौन कौन जल्दी खा लेगा, ये भी थोड़ा सा होता है। छोटे वो बचपन में बहुत, मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी है, वो बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है। तो मतलब बाढ़ का तो सबसे बड़ा ये सब चीज़ है, लेकिन मुझे जो अभी तक मेमोरेबल जो टाइम है कि जो बाढ़ में जो था खाने की नहीं था। और उस टाइम पे एक दाई हुआ करती थी, आपको बुढ़िया दाई करते थे हम लोग थे, तो उनके हस्बैंड जो थे वो मछली उछली मार के लाया करते थे। तो उनका वो जो टाइम पीरियड था लगभग मतलब 1-1.5 महीने का टाइम पीरियड था, उस टाइम पे हमने उनके साथ हर मतलब वो चीज़ मैं नहीं जो कभी भी नहीं खाने का सोचा था, जो कभी भी नहीं खाया, जैसे उस टाइम पे मैंने कछुआ भी खाया, हर प्रकार की मछली भी खाया, चूहा हुआ भी मतलब उन्होंने ले करके आते थे। तो क्योंकि खाने होने का बहुत ही लिमिटेड है, और सर जो थे उनके तो हैबिट थी एक टाइम पे खाने के काम चला लेते, लेकिन हम लोग के बच्चे थे मतलब ज़्यादा डिमांड होती थी। तो इसलिए वो टाइम मुझे कभी नहीं भूलता है, वो जो इंसिडेंट है। अगला सवाल है, पिताजी के स्कूल से लेकर के नवोदय तक का सफ़र आसान नहीं था जी। कैंडल और डिबरी से पढ़ाई करने वाले उस बच्चे ने आज मशीन लर्निंग फील्ड तक का सफ़र तय किया। उस समय पढ़ाई करने का सबसे अलग एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? जी, तो मतलब आप भी उसी दौर से हैं जो मेरे एज का लगभग, मतलब तो हम लोग का जो जनरेशन है, आपको खुद भी याद होगा, मुझे भी याद होगा
कि हम लोगों ने हर टेक्नोलॉजी के थ्रू गए। मतलब हम लोग का जो एक टाइम था कि एक टाइम पर हम लोग दिए से पढ़ाई करते थे, कैंडल से पढ़ाई करते थे, फिर बीच में आया गैस सिलेंडर वाला। हाँ, गैस कैंडल था। गैस सिलेंडर के पहले वो मिट्टी के तेल वाला आता हाँ, था, ढिबरी जिसमें जिसको ढिबरी के बाद वो आया था, वो पंप मार करके और हाँ, जलाया हाँ, जाता हाँ। था। उसके बाद जो है गैस वाला गैस आया, सिलेंडर आया। उसके गैस बाद सिलेंडर फिर आया। आया बैटरी वाला। तो पहले बैटरी जो होते थे दुकान वाले अपने पास रखते थे, हम लोग चार्जिंग का पैसा देते थे। तो फिर हम लोग बैटरी उठा करके लेके आते थे, फिर चार्ज वाला पहुंचाते थे, क्योंकि बैटरी चार्ज करने के लिए बड़ा सिस्टम हुआ करता था। फिर ऐसा टेक्नोलॉजी आया था कि हम लोग घर पे भी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। फिर आया लाइट वाला, फिर इन्वर्टर आया। तो हम लोग का जो जनरेशन है, मुझे लगता है कि वन ऑफ द ऐसा फेज से हम लोग गुजरे हैं जिसमें बहुत सारे बदलाव आए। हर एक फील्ड देखा है हम लोगों ने, शुरू से लेकर के अंत तक। अभी आगे भी जी, अभी जी, बहुत जी, सारी ऐसी जी गतिविधियां आएंगी हम लोग के जीवन में। शायद वो जो नए जनरेशन हो या फिर जो पुराने जनरेशन उन लोग को न मिले। तो मुझे ऐसा लगता है, और मैं इसलिए इस पॉइंट को रख रहा हूँ कि एक ऐसा जनरेशन में था जहाँ पे टेक्नोलॉजी को चेंज करते हुए देखा हूँ, बदलते हुए देखा हूँ। और आज मैं जो काम करने जा रहा हूँ स्विट्ज़रलैंड में, तो मैं ऐसे टेक्नोलॉजी पे काम करने जा रहा हूँ, ऐसे कोडिंग पे काम करने जा रहा हूँ जो वन ऑफ द लेटेस्ट चीज़ है। मतलब वो टेक्नोलॉजी में जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी कोडिंग में करने जा रहा हूँ वो अभी लेटेस्ट है। तो एक टाइम पे ऐसे था कि मतलब मेरे पिताजी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उससे पढ़ाते थे। मतलब गरीबी में होने के बावजूद भी पढ़ाई पर उन्होंने बहुत फोकस किया और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को मतलब यूज हम लोग के सामने ज़रूर ला करके रखते थे। और उस दौर से गुजरते गुजरते मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं, मतलब इस लेवल तक आया हूं। तो मुझे लगता है कि मैं हर प्रकार के टेक्नोलॉजी को अनुभव कर सकता हूं। और अभी भी मैं जब मतलब याद करता हूं तो मुझे हर फेज याद आता है। जी। जवाहर नवोदय विद्यालय में शिफ्ट होने पर हिंदी से अंग्रेजी मीडियम का स्ट्रगल कैसा रहा? फिजिक्स टीचर के सामने रोने वाला किस्सा डिटेल में थोड़ा सा आप सुनाइए। वो चूँकि बहुत ही इंटरेस्टेड थोड़ा लगता है, जी। लेकिन वो एक समय होता है जब आदमी किसी चीज़ से निकल कर आगे बढ़ता है और वहाँ वो चीज़ नया लगता है, तो वहाँ बड़ी दिक्कत होती है। जी। वो खासा करके सारे हिंदी मीडियम वाले लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि वो आगे जाएंगे तो इंग्लिश से ही आना है, सब कुछ इंग्लिश तो इसकी वजह से उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है। जी। वो घटना मेरे साथ भी घटी है, लेकिन वो चीज़ लगभग जो भी हिंदी मीडियम से आते हैं मैक्सिमम लोगों के साथ वो होती है। जी। तो आपके साथ वो कैसी घटना घटी थी, थोड़ा सा उसके बारे में कुछ? जी रामेश्वर जी, तो मैं मतलब शुरू से बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ मेरे पिताजी का जो भी विद्यालय था, मैंने प्रारंभिक जो भी शिक्षा की इधर रुद्रपुर से ही और अपने पिताजी के स्कूल से ही की। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत हाई एडवांस स्कूल में जा कर के पढ़ाई किया। तो मैं पहले यहाँ उनके स्कूल से पढ़ा। तो मेरा पिताजी का पूरा माध्यम ही जो था हिंदी था, पूरा मतलब कम्प्लीटली हिंदी था। जी। उसके बाद जब मैं नवोदय में गया 9th में, मतलब 6 वाला जो मैंने फॉर्म डाला था उसमें नहीं हुआ, बट 9th में मेरा हो गया। और 9th की जो स्टडी होती है नवोदय में कम्प्लीटली इंग्लिश में होती है। जी। मतलब आप केवल हिंदी को छोड़ दें, हिंदी सब्जेक्ट को, तो सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। तो जब मैं गया तो मेरे लिए बहुत ही मतलब कम्प्लीटली इन्वायरमेंट चेंज था और बहुत बिगेस्ट टास्क था, क्योंकि आपको पता हो कि अपने रुद्रपुर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में इंग्लिश को कितना महत्व दिया जाता है। और इंग्लिश ऐसा पढ़ाया जाता है कि जैसे कि मतलब बहुत बड़ा पहाड़ हो। मतलब टीचर भी ऐसे पढ़ाते हैं कि उनको लगता है भाई इंग्लिश मतलब क्या ही है, इंग्लिश का जोड़ नहीं दिया जाता है, हिंदी का जो भी जोड़ है जोड़ दिया जाता है। और मुझे लगता है कि उनके पढ़ाने का अप्रोच भी गलत है। और हम लोग के समय जब पढ़ाई भी होती थी तो उस समय भी ये था कि हिंदी का जोड़ अधिक था, इंग्लिश थोड़ा कम था। हाँ, और मुझे मतलब नवोदय जाने के बाद चाहे मैं जब गोरखपुर गया तो मुझे ऐसा लगा कि जो इंग्लिश यहाँ पढ़ाने का जो अप्रोच है इंग्लिश टीचरों का बहुत ही कम्प्लीटली रॉन्ग है। बिकॉज मतलब वो तो अलग विषय है, मैं इतना डीप में नहीं जाता हूँ क्योंकि लिमिटेड टाइम है। बट मुझे ऐसा, मैं बस इतना कहूँगा बहुत गलत तरीका यहाँ पढ़ाने का। तो मैं जब नवोदय में गया तो मुझे एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। मतलब मैं 9th का अपना बताऊँ तो 9th में मैथ को छोड़ करके और हिंदी को छोड़ करके बाकी सारे सब्जेक्ट में मैं फेल था। ये 9th की बात है। 9th में? हाँ। तो जब मेरे पिताजी एक बार गए थे 9th में, मुझे अभी भी वो टाइम याद आता है। तो फिजिक्स जो सर थे, फिजिक्स सर चूँकि बिहार के थे तो वो मेरी समस्या को समझते थे, वो रिलेट कर पाते थे कि तो हिंदी वाला, हाँ, हिंदी वाला है तो क्या जा रहा है। और चूँकि मेरा मैथ का नंबर अच्छा था और जैसे क्लास में जब पढ़ाते थे तो जब खड़ा होकर पूछते थे तो क्वेश्चन हिंदी में पूछते थे, तो मैं इसको हिंदी में आंसर कर देता था, बट नंबर मेरे बहुत ही कम आते थे। तो इसलिए वो मेरी समस्या को समझ पा रहे थे। और उन्होंने मुझे मतलब ऐसे गार्जियन आए थे, मैं उनका गया, वो मेरे सेकंड हाउस मास्टर थे, मतलब हाउस वार्डन जो थे सेकंड थे। जब उनके सामने गया मैं तो
मुझे अभी सीन याद है कि मैं कम्प्लीटली सर के सामने, मतलब मेरे पिताजी के सामने मैं रोने लगा अच्छा अच्छा। कि मतलब मैं कैसे पास करूंगा, यहाँ पे आ गया हूँ। तो मेरे पिताजी का उस टाइम पे लाइन था कि क्या हो गया, मतलब 9वीं में पढ़ो, 10th में कोशिश करो, मेहनत करो, नहीं होगा तो 1 साल बर्बाद ही जाएगा, नहीं हाई स्कूल पास करोगे तो 1 साल बर्बाद जाएगा, फिर यूपी बोर्ड से डाल करके हाई स्कूल कर लेना। तो ये उनका सेंटेंस था, मुझे अभी वो सीन याद है। बट फिजिक्स सर ने मुझे सजेशन दिया कि ऐसा करो, अभी जाओ 2 महीने घर पे और कोशिश यही करो कि तुम जो साइंस और मैथ, मतलब साइंस और एसएसटी जो सब्जेक्ट है उसको कम्प्लीटली तुम मेमोराइज, मतलब समझने की कोशिश करो। अभी ये कोशिश मत करो कि तुमको नंबर लाना है, तुम कोशिश ये करो कि कम्प्लीटली इंग्लिश में समझ में आने लगे। और मैं यहाँ पे आया तो मैं 2 महीने वही किया, मतलब उसके टेक्स्ट बुक पकड़ करके मैं एक साइड हिंदी रखता था, एक साइड इंग्लिश रखता था, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं केवल डरता था इसलिए भी बहुत बड़ा पहाड़ था, बट विद इन 15-20 डेज में मुझे खुद ही रियलाइज हुआ कि भाई ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। मतलब इजीली मुझे मतलब रिलेट करने लगा, मतलब कुछ टर्मिनोलॉजी से जो मुझे कंफ्यूज करते थे, बट जब मैं पढ़ना शुरू किया तो 15-20 दिन में बहुत इजी टास्क हो गया। और वही जो मतलब जो 9th में मैं सारे सब्जेक्ट में फेल हुआ था, जब 10th में बोर्ड में मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरे लगभग परसेंटेज आए थे 89% जी। और मतलब साइंस में ही मेरे मतलब नंबर थे 86 नंबर थे, मैथ में 97 नंबर आया था। तो मतलब एक चीज़ है कि जब हम लोग चीज़ों से डरते हैं तब तक वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी होती है, पहाड़ हो जाती है। और इसलिए मैं वो सीन मुझे अभी भी याद है कि जब मैं उनके सामने रोया था। और इसीलिए मुझे अभी लगता था कि यदि लगता है कि कोई भी इंसान चाहे, जब मेरे जैसा हिंदी का मीडियम का लड़का वहाँ पे 10th में इतने % ला सकता है, तो रुद्रपुर का भी कोई भी है जिसको कितना भी लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ, तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। अगला सवाल कि नवोदय की सबसे मज़ेदार शरारत कौन सी रही जो आज भी आपको हंसा देती है? जैसे रामलीला, खेत से गाजर चोरी, केमिस्ट्री सर से केले उठाना, ऐसी कुछ। जी, मुझे कुछ स्टोरी अभी भी याद आती है। देखिए मतलब जब मैं वहाँ पे दोस्तों के साथ मिल गया जी, तो मैं अपने स्कूल में भी जब क्लासेस में जाता हूँ तो सब बच्चों से कहता हूँ कि लाइफ में तुम कुछ भी जियो, लेकिन कोशिश करो कि एक बार हॉस्टल लाइफ ज़रूर जीना, क्योंकि हॉस्टल लाइफ में जो एंजॉय है वो कहीं पे भी नहीं कर सकते, घर पे कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ इतनी तुम मेमोरीज लेकर के जाते हो। जैसे मुझे नवोदय के बहुत सारे किस्से याद आते हैं जी, जैसे कि मुझे याद है कि एक बार केमिस्ट्री सर जो हमारे सर थे नवोदय में जी, तो उनका बहुत सपना था कि मैं पेड़ पर का ऑर्गेनिक तरीके से पका हुआ केला खाना चाहता हूँ। अच्छा। तो एक दिन हमारे क्लास में केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे और चैप्टर इसी का था कि आजकल सारे खाने में केमिकल मिला हुआ है। तो उसी पे उन्होंने चर्चा कर दी क्लास में कि मेरे घर के पीछे एक केला मैं उगा रहा हूँ, पका रहा हूँ, उसका पूरा गुच्छा सा है जी, और उसमें अभी तक 1% भी केमिकल नहीं यूज किया हूँ जी, और इस बार मुझे लगता है कि पक जाएगा तो प्योर शुद्ध मैं केला खाऊंगा जो बिना केमिकल के पकाया गया। अब मेरे बैच मैं भी उसमें शामिल था तो मेरे बैच के कुछ लड़के थे, उन्होंने प्लान बनाया जी, हम लोग रात में 12 बजे लगभग गए और टार्च जला करके केला को ब्लेड से काट दिए। जो ब्लेड था उसको काटने लगे। लगभग 5-10 मिनट लगा, काटने। केला गिरा धमाक दे नीचे। तो कुछ टाइम के लिए हम लोग गायब हो गए और जो केमिस्ट्री सर उन्होंने टार्च भी मारा पीछे, कि क्या गिरा है, क्या नहीं गिरा, तो कुछ दिखा नहीं तो सोचे कि कुछ होगा जानवर वानवर। फिर हम लोग पूरा गुच्छा उठा करके रूम पे लाए, तो छील उल करके पकौड़े वकौड़े बना के खाएं। अच्छा। अब केमिस्ट्री सर जा करके यही बात शिकायत की हमारे प्रिंसिपल सर से, जो नवोदय के प्रिंसिपल थे। तो प्रिंसिपल सर भी मज़े ले रहे हैं असेंबली में, सुबह जब प्रेयर होता है, और वो पहले सीरियस होकर बोले कि बताइए बच्चों के कितने शिकायत आ रहे हैं। हमारे केमिस्ट्री सर है, उनका कितना सपना था कि केला खाएंगे, केला शुद्ध केला खाएंगे, और बच्चे उनका केला ही तो पूरा असेंबली सीरियस होने गया, पूरा असेंबली हंसने लगा। जैसे बहुत सारे किस्से हैं। जैसे कि मैं एक बार मतलब हमारे गांव में वो रहते थे, मतलब क्या बोलते, जो गांव का वो था क्या बोलते प्रधान था, वो नवोदय के पीछे उसका एक खेत था, ठीक है, जिसमें वो क्या करता था कि आगे गाजर और आलू उगाता था। तो हम लोग जो थे, मतलब हमारी जो टीम थी पूरा नवोदय के हमारे बैच वाले थे, जब वहाँ पे लाइट चली गई एक दिन 12 बजे रात को, तो हम लोग गए और पेन ऊन जो मेरा था, पेन ऊन को यूज करके उस खेत में जाने के बाद पेन से खोद करके आलू गाजर निकाल दिए, खूब निकाले। मतलब कम से कम 7 किलो आलू, 7-8 किलो गाजर पूरा टांग करके हम लोग लेके चले।
वो खेत लगभग मतलब 1 महीने से उसमें कुछ नहीं करता था, कोई सिक्योरिटी नहीं था। अगले दिन से वो खेत को क्या करने लगा, सिक्योरिटी जल्दी से निकाल लो गाजर में। पूरी उसमें सिक्योरिटी बढ़ा दी है। सिक्योरिटी निकाल दी। तो मतलब ये सारे मोमेंट है जो मुझे नवोदय के हमेशा याद रहते हैं। हॉस्टल लाइफ की कोई ऐसी मेमोरी जिससे आपके लाइफ भर के लिए सिखा दिया कि पढ़ाई और कैरेक्टर दोनों साथ चलने चाहिए? जी जी, मतलब एक ऐसा स्टोरी है, मतलब बहुत ही इंसिडेंट मुझे, मतलब वो अभी भी कुछ, मतलब हम लोग दोस्त सोचते जब हम लोग बाहर से कुछ मैसेज आते थे समोसा वमोसा खा करके आने, जी। तो हम लोग कैंपस में घूम रहे थे, तो एक मुझे दिखा एक बुढ़िया, बहुत मतलब छोटी सी टोकरी रखी थी, तो गिन चुन के कुछ 10-12 गाजर थे, और वही जो लोकल चीज़ आंवला रखी थी, और छोटे छोटे चीज़ रखे थे। तो हम लोगों ने मतलब पहले तो ऐसे मजाके में हम लोग गए, तो कुछ वहाँ पे से खरीदे उरीदे दादी उदी से, फिर वो सारे लड़के चले गए। मैं और मेरा एक दोस्त था, मतलब अभयराज नाम का, हम लोग वहाँ पे बैठे और उससे बात की हम लोग, और उसकी स्टोरी जान के मुझे बहुत ही दुख हुआ। मतलब वो अपने लड़के के लिए पूरा बचपन से की, उसका लड़का, और उसके जब लड़के की शादी हुई, तो शादी होने के बाद वो अपनी पत्नी को लेकर के बाहर कमाता था। वो बुढ़िया के पास मतलब कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी सोर्सेज नहीं था, खाने पीने का कुछ नहीं था। तो वही जितना वो बेचती थी, मतलब जितना गाजर का, वो भी 15 रुपये 20 रुपये जो भी कमा लेती थी, वही इनकम का सोर्स था उसका। अच्छा। तो मतलब वो इंसिडेंट मुझे एक चीज़ हमेशा, मैंने मतलब उसी टाइम हम दो लोगों ने बोला कि लाइक कुछ भी हो जाए लाइफ में, कभी हम लोग पेरेंट्स को मतलब अपने तरफ से जितना होगा, जितना हेल्प कर सकते हैं, देने का प्रयास करेंगे। और उस चीज़ को मैं हमेशा माइंड में रखता हूँ। हाई स्कूल में 88% आने पर फैमिली की रिएक्शन कैसी रही? खासकर दादी और चाचा वाला किस्सा सुनाई, जब आपको एहसास हुआ कि आपके पूरे ख़ानदान में पहली बार कोई ऐसी कोशिश में हाई स्कूल पास हुआ है, और वो पल कैसा था? जी, तो मतलब मुझे अभी भी वो सीन याद है को, मेरा बोर्ड का रिजल्ट आने वाला था, CBSE बोर्ड का, और मैं सबसे पहले जब रिजल्ट का डेट आने वाला था, तो सबसे पहले मैं रुद्रपुर छोड़ करके गांव भाग गया था कि कोई कुछ क्योंकि मैं फेस ना कर पाऊँ पिताजी को। और मेरे पिताजी का भी सपना था कि लगभग 80% से ऊपर आना चाहिए मिनिमम। और एक टाइम था कि मतलब मेरे पिताजी के चारों भाई लोगों के बाद बहुत सालों के बाद कोई बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था हाई स्कूल का। अच्छा। उसके बीच में कोई मतलब मैं अपने क्या, मैं पूरे पट्टीदार में बताता हूँ, मतलब जो मेरा सहतवार पट्टीदार, उसमें शायद मैं था कि जो बहुत वर्षों के बाद मैं हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया, और सबको एक्सपेक्टेशन भी था कि अच्छा परसेंटेज आएगा। और मेरे जो घर की हिस्ट्री रही है कि लाइक मेरे पिताजी के चारों जो भाई थे, तो उन लोगों का मतलब ऐसा दादी बताती हैं कि किसी का पहले अटेम्प्ट में बोर्ड नहीं पास किए थे, जी। चाहे प्रिंसिपल सर हो दादी ऐसा बताती है, कोई पहले अटेम्प्ट में हाई स्कूल में नहीं पास हुआ था। तो मेरे दादी बाबा का बस सपना था कि खाली पहले अटेम्प्ट में पास हो जाओ, अच्छा, इसी पर खुश हो जाते। बाकी मेरे प्रिंसिपल सर का सपना था कि 80 से ऊपर आए, और मेरा भी एक्सपेक्टेशन था कि लगभग 90 से ऊपर तो आना चाहिए, मतलब मेरा खुद का एक्सपेक्टेशन जो आपने किया था वो। तो मैं बेसिकली मतलब चाचा उचा को जो बोल रहा था कि मैं 95% से ऊपर आएगा। तो मुझे अभी याद है कि जब घर पे मैं जब था, तो प्रिंसिपल सर रिजल्ट देखे थे, मतलब मेरे पिताजी, और रिजल्ट देखने के बाद वो मेरे चाचा को फ़ोन किए कि उसका अच्छा परसेंटेज आया। वो बोले कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश थे सर, क्योंकि इतने टाइम के बाद अच्छा परसेंटेज आया था। तो मैं बैठा हुआ था घर पे ही, और मतलब मैं आपको सीन बता रहा हूँ, बहुत आपको मज़ा लगेगा। तो मेरे सबसे छोटे वाले चाचा हैं, तो वहीं पे बैठे थे, दादी बैठी थी एकदम चौखट पे, हम लोग बैठे थे, सारे भाई हुए थे, सिस्टर भी थे, पल्लवी भी थी। तो चाचा है वैसे कमेंट में बोले, मतलब उनको भी हैप्पीनेस थी, खुशी थी ऐसे कमेंट बोलने के लिए। मतलब भोजपुरी बोले का रे पवन, बोलते रहे कि 95% आए जाए तो खाली 88% आयल बा। तो मैं कहा कि अब कोशिश के नहीं हुआ, और 90% तक सर बोले थे, लेकिन 88 आया तो कोई कम नहीं है। मैं बोला भोजपुरी में बोला, और दादी को मैं देखा, दादी उठी, पता नहीं कहाँ गई अंदर, फिर बक्सा लेकर के आ रही हैं, बक्सा खोली और निकाली इनका राजू मतलब चाचा का, नहीं बाबू बहुत अच्छा आइल बाटे, है देखो ना 4 बार में लाइल बाटे, खाली पास होइल बाटे। आई बहुत बोला ताटे, वो उनका पूरा वो निकाल कर और मतलब हम लोग भी सोचे कहाँ चली गई। अब पूरा बक्सा लेकर के आई, उनका मार्कशीट निकाली, मार्कशीट दिखा के देखी,
नहीं बाबू तो बहुत अच्छा है, एक के बार में पास हो गई बट हमारे बड़ी खुश बानी, ये 4 बार में पास हो तो खींच खास के पास होता है पहले के लोगों में थोड़ा सा ये था कि मेरा बच्चा है पहली बार में पास होता है तो पूरे गांव में पूरे खुशी का माहौल हो जाता है। तो मतलब मेरे पूरे पटीदार में मतलब पहले बार में पास किया और बहुत अच्छे परसेंटेज पास किया, तो वन ऑफ द अच्छा था मतलब, और मुझे सीन अभी भी याद है। 12वीं के बाद IIT JEE की कोशिश की और गोरखपुर कोचिंग का अनुभव कैसा रहा? कोई मज़ेदार कोई किस्सा हो तो उसके बारे में भी। जी, तो 12वीं का जो नवोदय के बाद मैं गया तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ में, बिकॉज नवोदय से सब कुछ अच्छा जा रहा था और सबका एक्सपेक्टेशन था कि IIT JEE में निकालूंगा, तब सबका एक्सपेक्टेशन था। बट हुआ उल्टा, मैं जब नौवां पहुंचा गोरखपुर में तो कम्प्लीटली मेरा जो स्टडी था, जो कम्प्लीटली मेरा हैबिट था, जो मेरा मतलब इन्वायरमेंट था, सब बदल गया था वहाँ पे। मतलब कुछ नवोदय के दोस्त मिल गए गोरखपुर में, तो उनके साथ मैं और ही बिगड़ गया। अच्छा। तो मैं सब शुरू में गया था तो मेरा ABC कोचिंग में अच्छा परसेंटेज आया था और मुझे उन्होंने टॉप बैच में डाल दिया था। बट फिर भी माहौल ऐसा मिल गया कि मतलब होता ना कि हॉस्टल में था मैं, और हॉस्टल के बाद डायरेक्टली मैं आया सिटी में, और सिटी में भी वो भी फ्रीडम मिल गया, अपने अकेले रहो, घर से पैसे आ रहे हैं। तो मैं बहुत ही कम्प्लीटली तरीके से वहाँ पे मतलब उस माहौल में एंजॉय करने लगा। वहाँ पे ऐसा मैं सीन मतलब सोचिए ऐसा मैं लाइफ जिया कि जहाँ पे मैं किताबें बेच करके मतलब मूवी देखने के लिए बुक बेच रहा। अच्छा। तो उसका गिल्ट मुझे अभी भी होता है, क्योंकि मतलब अभी मुझे रियलाइज़ होता है कि भाई ये सब गलत है, मतलब गार्जियन को धोखा दे करके बुक खरीदना, मूवी देखना, ये सब गलत है। और वो टाइम उसका मुझे लगा, वो 4 साल मैंने जो बीटेक में स्ट्रगल किया मतलब मुझे लगता है उसी का वजह से था मुझे इस फेज से गुजरना पड़ा। और वहाँ पे मतलब जब हम लोग बक्सीपुर में रहते थे तो वहाँ पे मैरिज हॉल थे आसपास, तो ऐसा फेज था कि लाइक हम लोग 3-3, 4-4 महीने तक हम लोगों ने एक टाइम पे भी अपने घर पे खाना नहीं खाया था। केवल जा करके पार्टी में, शादी में कपड़े बदल करके हम लोग जाते थे, खाना खा के आ जाते थे। तो फुल एंजॉय किए हम लोग। मतलब हम लोग खाना खाने के लिए मान लीजिए हम लोग का रूम से लेकर के रात में 12 बजे हम लोग 8-8 किलोमीटर हम लोग गाड़ी से जाते थे खाली खाना खाने के लिए। तो उसका गिल्ट मुझे अभी भी होता है कि मैंने मतलब उस फेज़ में मैंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया, और उसके वजह से मुझे सफ़र भी करना पड़ा बीटेक के टाइम, बहुत स्ट्रगलिंग फेज से जाना पड़ा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में गया, और प्राइवेट कॉलेज में जब गया तो मेरी फैमिली की उतनी वो नहीं थी कि प्राइवेट कॉलेज का फीस वहाँ पे भर पाए। तो केवल फीस देते थे, बाकी जो खर्चे होता था मैं अपने पास से करता था। तो मुझे लगता था, मुझे अभी भी मतलब उस चीज़ का गिल्ट फील होता था। मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे पेरेंट्स आपको भेज रहे हैं कहीं पढ़ने के लिए तो उन पैसे का यूज करो, मिसयूज मत करो। और यदि मुझे टाइम मिला सुधार करने की लाइफ में तो उस चीज़ को मैं सुधार करना चाहूँगा, जो चीज़ घटा। LPU बीटेक के दौरान स्ट्रगल बहुत रहा, कभी वेटर का काम करना तो कभी एक टाइम खाना खाना। उस समय का सबसे कठिन और सबसे फनी मोमेंट कौन सा था? जी, तो मेरे साथ में पहले तो मैं पहली बार फर्स्ट ईयर में जब गया बीटेक में LPU में, तो पहले तो मैं हॉस्टल में था, बट हॉस्टल का चार्ज वहाँ बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा था। तो और मेरे उसी टाइम पे जो विद्यालय बन रहा था, पिताजी का जो नया विद्यालय बन रहा था, उस विद्यालय में क्या हुआ कि मतलब आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा कर्ज ले चुके थे वो। और फिर ये जो मतलब कैटरेन वाला जो एल्वेस्टर लगा था उसमें एक आंधी तूफान आया था, तो भी सारे के सारे एल्वेस्टर टूट गए थे, नुकसान हो गए थे। तो इतना और उसी टाइम पे मैं बीटेक प्राइवेट कॉलेज में जाके पढ़ रहा हूँ, तो इतना प्रेशर आ गया था कि मतलब मुझे खुद भी लगता था कि मुझे पैसे मांगना नहीं सही है, जितनी नीड है उतना ही मांगो। तो मैं फर्स्ट ईयर के बाद से मैं जा करके बाहर रूम लेकर के रहने लगा, और रूम भी ऐसा ढूंढा था कि मतलब रेंट जो है मतलब खाना पीना कम खर्चे में हो जाए। बट कुछ चीज़ें होती है कि जो मतलब कैलकुलेटेड नहीं होता है, जैसे कि मैं आने जाने का ट्रांसपोर्ट ले रहा हूँ, प्लस वहाँ पे मैं आंटी के जो रूम का रेंट था वो ले रहा हूँ, प्लस वहाँ खाने का ले रहा था, तो इतना पैसे ले रहा हूँ। बट आप बाहर रहेंगे तो आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ अनकैलकुलेटेड होती है, मतलब आपके कम से कम एडिशनल 2-3 हज़ार 4 हज़ार चाहिए जिससे आप सर्वाइव कर सकते हो, जो आपको नहीं पता है कि कहाँ पे हो सकते हैं। तो हमारी कंडीशन वो ऐसे हो गई थी और मैं बोल भी नहीं पाता था। तो वहाँ पे मैंने क्या किया कि मतलब हम लोगों ने कोचिंग पढ़ाना शुरू किया। मैं था, मेरे साथ एक नवीन चंद्र त्रिपाठी है जो अभी पुणे में CEO है, तो हम दोनों लोग रूममेट थे। तो हम लोगों ने कोचिंग पढ़ाना शुरू किया, कोचिंग क्लासेस लेना शुरू किया। और वहाँ पे मेरे साथ कुछ ऐसे घटने, जैसे कि वेटर का जॉब बोल रहे हैं, तो मैं वेटर का जॉब मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आप एक नाइट में जाओ, 2-4 घंटे काम करो, और 2-4 घंटे काम करने के बाद आपको 400 रुपये कैश मिल जा रहा था। और
पंजाब में कौन ही जानता है मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ। और दूसरा बेनिफिट क्या होता था, सबसे बड़ा जो था कि हमारे लिए खाना बहुत वहाँ पे अच्छे खाने मिल जाते हैं। तो वेटर का जॉब करने के बाद पूरा जो खाना बचा है सब अनलिमिटेड खाइए, कोई बोलने वाला नहीं। तो इसलिए मैंने वेटर का स्टार्ट किया था। मतलब एक तो 400 रुपये तुरंत ही मिल जा रहा है और दूसरा अनलिमिटेड खाना मिल रहा है। तो हम लोगों ने 3-4 लोगों का हम लोगों का था, तो कोई भी एक जाता था, कोई भी 1 या 2 जाता था वेटर वाला जॉब करने, तो वो खाना ले करके आता था। तो हम लोग ऐसे टर्न बना लिए थे एक दूसरे का। आज तुम जाओगे तो आज सबके लिए लेके आओगे, कल मैं जाऊंगा तो ऐसे करके ले आऊँगा। और मैं रेस्टोरेंट होटल में नहीं वेटर का जॉब किया हूँ, मैं इसमें किया था। जैसे कि वो आउटडोर कैटरिंग होता है, मतलब कि शादी उदी में जो होता है, किसी के यहाँ शादी होता है तो उसमें शादी में ऐसे प्लेट लेके जो घूमते हैं वो, तो उसमें इतना ज़्यादा वो नहीं रहता, स्ट्रगल नहीं होता जैसे जो रेस्टोरेंट में होता है वेटर का। उसमें बहुत चिल होता है। बट होता है कि भाई कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो मतलब बहुत ईगो वाले होते हैं। आपको भी पता होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनको समझ में नहीं होता कि भाई वो भी तो जॉब ही कर रहा है, वो भी तो किसी अपना पेट भरने के लिए कुछ कर रहा है। तो ऐसे लोग आते तो जो बहुत अजीब बिहेवियर करते थे, मतलब अजीब टाइप से बात करते थे। तो वो फेस मतलब 2-3 महीने के बाद मैंने छोड़ दिया इसी वजह से, क्योंकि कुछ ऐसे इंसिडेंट आ गए जहाँ पे मुझे खुद ही लगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। बट मतलब हम लोग का बहुत स्ट्रगलिंग फेज है, बट एंजॉय भी रहा। लाइक हम लोग मूवी भी देखने जाते थे कभी कभी, बट हम लोग मूवी देखने जाते थे तो हम लोग कोशिश ये करते थे कि 12 बजे रात को जब है तो 12 बजे रात में आपको सवारी नहीं मिलती, आपको बुक करने का आना पड़ेगा। तो हम लोग 8-8 किलोमीटर 9-9 किलोमीटर केवल इसलिए पैदल करते थे कि आपको कैब ना बुक करना पड़े, ऑटो ना बुक करना पड़े। तो ये सब जो इंसिडेंट है, लाइक आपको पता होगा कि जो वहाँ पे पंजाब में एलपी यूनिवर्सिटी है वो जीटी रोड पे है, और वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड है पूरे इंडिया में। जीटी रोड का नाम सुने होंगे, वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड है। तो उस रात में इतनी वहाँ पे ट्रैफिक जाती थी, इतनी फास्ट गाड़ी जाती थी। तो उस रोड पे जो हम लोगों ने केवल 100 रुपये 150 रुपये बचाने के लिए जो हम लोग पैदल चले, वो इंसिडेंट मुझे हमेशा याद रहता है। इतना डर लगता था कि जैसे कोई ट्रक क्रॉस की जोर से, तो डर लगता था कि भाई कहीं खतरा ना हो जाए। तो वो चीज़ मुझे हमेशा याद रहती है। तो मास्टर की डिग्री के बारे में बताएं। मुझे जानकर आश्चर्य है कि आपने मास्टर मटेरियल्स में की और पीएचडी पुनः मैकेनिकल से की जी। तो ये कैसे वो हो चुका है? जैसे आपने किसी मास्टर की डिग्री किसी और से कर रहे हैं, फिर पीएचडी किसी और से कर रहे हैं। जी, तो मतलब मेरा जो बीटेक था मैकेनिकल से था, तो आप कह सकते हैं कि मैं जो डीप रूटेड था मैकेनिकल में ही था जी। बट उसके बाद मैं एमटेक जो किया मटेरियल से किया, तो मुझे पहले इंटरेस्ट हुआ कि पीएचडी करने के लिए। तो मुझे ऐसा मतलब एमटेक में ही रियलाइज हो गया कि यदि मैं पीएचडी मटेरियल्स में करता हूँ तो शायद मतलब मुझे इतना इंटरेस्ट ना आए। तो मैं सेकेंड ईयर के फर्स्ट मंथ में ही मैं डिसाइड कर लिया कि यदि पीएचडी करना है तो मुझे मैकेनिकल से करना है। तो उसके लिए मुझे ये चीज़ श्योर था कि यदि मैकेनिकल से करना है तो मुझे जो भी ग्रेजुएशन की चीज़ें तो उसको मुझसे फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए गेट का एग्ज़ाम भी देना था। तो उसके लिए मैं फर्स्ट मंथ से ही हम लोग का 4-5 लोगों का टीम था मटेरियल्स, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। तो हम लोगों ने 4-5 ने लगातार मतलब एक साथ ग्रुप बना करके हमने मेहनत करना शुरू कर दिया। 4-5 लोग लड़कों, मतलब हम लोग में कंपटीशन के जो भाव मतलब वो हुआ। मैं हमेशा अक्सर बोलता हूँ कि ग्रुप ऐसा बनाओ जिसमें कंपटीशन की भावना हो, ना कि जेलेसी का हो। दोनों में थोड़ा सा फर्क है जी। जेलेसी क्या होता है कि लाइक पूरे ग्रुप को डाउन करता है। एक नहीं सफल हो रहे तो दूसरे वालों को नुकसान करो, दूसरा नहीं हो तो तीसरे वालों को करो। एक जेलेसी होता है। कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि यदि वो 4 घंटा पढ़ा है तो मैं 5 घंटा पढ़ा, यदि 5 नंबर ला रहा है तो मैं 10 नंबर लाऊं। एक कंपटीशन होता है, मतलब सब के सब ग्रोथ कर रहे हो। तो हम लोग का ग्रुप ऐसा ही था। और उस टाइम पे मैंने गेट का प्रिपरेशन किया, और आज सारे जो ग्रुप के मेंबर थे, लाइक 4 या 5 लड़के थे, सबके सब कोई ना कोई पोजीशन पे। लाइक एक दोस्त है जो हैदराबाद में ही एक ऑफिसर है, ऑफिसर रैंक पे है। एक जो है पीएचडी कर रहा है, और एक हमारे भैया वो मुझसे भी सीनियर थे, वो भी फ्रांस में वो पोस्ट डॉक कर रहे हैं। तो अभी जितने भी मेरे ग्रुप थे सब कहीं ना कहीं सक्सेस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो फ्रेज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में चेंज करना, बट जैसा कि मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि एनीथिंग यू कैन डू। यदि आपके पास लगन है, मेहनत करना चाहते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। आईआईटी बॉम्बे पीएचडी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? रिसर्च के साथ कोई मज़ेदार यादगार किस्से अगर हो तो? जी।
आईआईटी मतलब टोटल ड्यूरेशन जो था लगभग 5-5.5 साल का था। मैं 2018 में ज्वाइन किया और मतलब बहुत अच्छा है। मतलब मुझे आईआईटी में जो चीज़ डिफरेंस दिखा, जैसे कि मैं मतलब आपको पता है कि मैं प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा, फिर आईआईटी बॉम्बे जो मतलब जहाँ पे माना जाता है कि ब्रिलियंट माइंड्स रहते हैं, पूरे ऐसा माना जाता है कि पूरे इंडिया में जो टॉप माइंड्स वाले लड़के होते हैं सब आईआईटी बॉम्बे में मिलते हैं। तो वहाँ पे मुझे जो डिफरेंस दिखा, मतलब अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ कि वहाँ पे लड़के जो थे ना, मतलब हर चीज़ में एक्सपर्ट हैं। लाइक मुझे लगता था कि प्राइवेट कॉलेज हैं तो जो इन्जॉय होता है लाइफ का, चाहे जो भी कुछ होता है वो प्राइवेट वाले करते होंगे, लेकिन मैं देखा कि भाई उस वहाँ प्राइवेट वालों का जो लेवल है उससे भी एडवांस आईआईटी बॉम्बे में। मतलब वो पढ़ने के साथ साथ सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ, मतलब पार्टी भी कर रहे हैं और मतलब क्या बोलते हैं, खेल भी कूद भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आईआईटी में। तो वो मुझे लगा कि भाई एक तरह से कहा जाए सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न। आप वो मूवी आया होगा छिछोरे मूवी जी, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की थी, तो वो आईआईटी कैंपस का ही मूवी था और वो वन ऑफ द रियल स्टोरी ऐसा, मतलब जो उसके डायरेक्टर थे जी, नीतीश करके, ही इज़ आल्सो आईआईटी स्टूडेंट। तो आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट वहाँ के रियल स्टोरी। तो अब देखिए कि क्या मतलब एनीथिंग, आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एलपीयू में तो था कि मतलब कि आप थोड़े पैसे वाले हो तो आप वहाँ पे अपना इन्वायरमेंट मेंटेन कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे रिच वालों लड़कों की बहुत इंजॉय है, क्योंकि वो पूरा कम्प्लीटली एलपीयू प्राइवेट कॉन्सेप्ट है। तो प्राइवेट वालों में जो पैसे जिसके पास लड़के वो ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बट आईआईटी में ऐसा नहीं था। आईआईटी में आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा और आपके पास थोड़ा मोड़ा भी मेंटेन है, आपका स्कॉलरशिप आता है तो आप फुल इंजॉय करोगे। और इवन आईआईटी बॉम्बे में जो लाइफ थी, मतलब क्या बोलते हैं, पैसे मतलब जो माहौल था, इवेंट वहाँ से ज़्यादा होते थे कैंपस के। तो मुझे ये 5 साल 5.5 साल मतलब नहीं पता चला, जबकि एलपीयू के 4 साल 3 साल ही मुझे बहुत लंबा लगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ चल रहा है और इसमें मैंने काम भी परफेक्टली किया है। और जब इंसिडेंट की बात करो, मतलब मैं अपना, वैसे तो आईआईटी बॉम्बे में बहुत सारे मेमोरी है, मतलब मैं बता ही नहीं सकता हूँ कितने सारे मेमोरी है, बट मैं जब एक टाइम पे, जैसे बीच में कोविड आ गया था, आपको याद है, पीएचडी की ड्यूरेशन में कोविड आ गया था लगभग 1-1.5 साल। तो उस टाइम पे हमारा कोई काम नहीं हुआ था, बिकॉज मेरा जो काम था कम्प्लीटली लैब में बैठ करके करने वाला था। अब यहाँ पे रूरल एरिया में होने के वजह से क्या हुआ कि नेट एक्सेस नहीं हो पा रहा था, इंटरनेट स्पीड वो नहीं मिल रहा था। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब मैं जब आईआईटी बॉम्बे पहुँचा तो मुझे पीएचडी भी जल्दी कंप्लीट करना है और पेपर मेरा अभी काम ही नहीं हुआ कुछ। तो उसके वजह से मैंने एक टाइम पे ड्यूरेशन बना लिया कि मुझे पूरी रात में काम करता था। मतलब आपको रूटीन बताओ तो मैं 5 बजे शाम को लैब पहुँचता था जी। फिर 5 से 7 बजे तक मैं काम करता था, फिर 7 बजे आता था, फिर मैं गेम खेलता था, फिर पूरी रात में जगता था। और मैं नहीं, मेरे साथ 4-5 लड़कों का ग्रुप था और सुबह 7:30 बजे तक हम लोग लैब में बैठते, सुबह मॉर्निंग तक जी। तो एक लगभग ये मेरा 6-7 महीने का रूटीन चला। और ऐसा नहीं कि केवल काम पे ही फोकस करता, हम लोग का जो ग्रुप था ऐसा नहीं कि मतलब काम करता था, बट बीच बीच में एंजॉय भी होता था। जैसे कि हम लोग रात में 2 बजे 1 बजे पिज्ज़ा ऑर्डर करते थे और पूरा बैठ करके आराम से सारा खा के पी के मस्त। कभी कभी मूड खराब हो गया, बोरियत ना महसूस हो, सारा काम भी हो जाए, अपना पढ़ाई भी हो जाए और साथ में सब भोजन सब कुछ हो। और सब सारे लड़के, यही कह रहा हूँ ना, डिफरेंस जो है। बट एक चीज़ मैं आईआईटी में देखा कि लाइक वो कैरियर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे जी। यदि उनका कोई काम फंसा हुआ तो दे विल कम्प्लीटली डेडिकेट। कोई पार्टी करना है, चाहे कोई फंक्शन है, तो उसको डिले करेंगे, लाइक अरे यार इस वीकेंड नहीं करते, अगले वीक करते, थोड़ा तब तो मेरा को काम कुछ काम हो जाएगा। तो मतलब दे लुक फॉर द रीजन कि मतलब मेरे पास यदि मैं पार्टी कर रहा हूँ तो कोई कारण मिलना चाहिए। बट एलपीयू में कुछ भी करना है पार्टी, कुछ भी करना है पार्टी, मतलब कोई एक वही नहीं था, मुझे कुछ आगे फ्यूचर करना था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, मिडिल क्लास परिवारों में अक्सर माना जाता है कि सक्सेस सिर्फ आईआईटी जेईई या नीट से मिलती है जी। आपने जब अल्टरनेट रास्ते खोजे जैसे गेट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो आपको सबसे बड़ी सीख क्या रही? अगर कोई स्टूडेंट आज फाइनेंशियल स्ट्रगल में है तो आप उसे क्या रिस्ट्रेट एडवाइस देंगे आपकी, वो कैसे करे कि आज वो आपके तरह उच्च पद को प्राप्त कर सके? ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब और मैं अपने अनुभव से बताऊंगा और अपने साथ बहुत सारे लोगों को देखा हूँ। तो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि देखिए आईआईटी जेईई मतलब अपना कोशिश करो। ऑफ कोर्स इट इज़ ए गुड एग्ज़ाम और ऑफ कोर्स इट्स पे यदि सिलेक्शन हो जाता है तो आपका लाइफ में मतलब सक्सेस होने का चांस बढ़ जाता है जी। बट यदि नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वही केवल ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। मतलब अल्टीमेट
अल्टीमेटली क्या है कि हमको सक्सेस होना है जी और यदि डेडिकेशन है, यदि आप 100% दे रहे हो तो 100% कभी ना कभी आपको लाइफ में एक टाइम ऐसा आएगा कि जो सब कुछ पे हो जाएगा, रीपे हो जाएगा, ठीक है। जी और ये मैं अपने जितने आसपास के एग्जाम्पल देख रहा हूँ, मैं आपको गारंटी कहता हूँ, यदि कोई पढ़ने वाला लड़का है, डेडिकेटेड है, तो उसके लाइफ में कभी भी फाइनेंशियली इशू का जो एक्सक्यूज़ देते हैं वो प्रॉब्लम नहीं आती है। जी मैं गरीब से गरीब लड़के को देखा हूँ, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के इतने सारे स्कीम हैं, गवर्नमेंट ऐसे लड़कों को बहुत ही प्रमोट करती है। जी अब मैं आपको बताऊं, जब एमटेक मैं जब कर रहा था मास्टर में, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, मेरी एमटेक के सेमेस्टर की जो हॉस्टल फीस थी इंक्लूडिंग द इंटरनेट बिल 500 रुपये थी, मात्र 500 रुपये 6 महीने का हॉस्टल फीस है। इतना खर्चा तो आपको घर पे, इससे ज़्यादा खर्चा तो आपको घर पे हो जाता होगा। तो गवर्नमेंट के इतने अच्छे JNU में जाइए पढ़िए, वहाँ पे इतने सारे कोर्सेस हैं, इतने सारे एडवांटेज हैं। बट जो अपने मतलब ये बेसिकली मैं केवल अपने यूपी बिहार रीजन की बात करूँगा कि उनको 2 ही 3 एग्ज़ाम ही देखते हैं, IIT JEE नीट, नहीं तो UPSC, यही सब ऑप्शन देखते हैं। यदि उनको बोल दिया है कि मेरा लड़का BCA कर रहा है और अच्छे कॉलेज से कर रहा है, तो BCA सुनकर ही नाम निगेटिव आ जाता है, नेगेटिव थॉट आ जाती है कि भाई BCA कर रहा है तो क्या ही कर रहा है। बट मैं ऐसे लड़के भी जानता हूँ जो BCA करके इस टाइम पे BCA MCA कर करके 20-20 25-25 लाख का पैकेज उठा रहे हैं। तो ये सब मतलब है, करना चाहिए, JEE नीट पे फोकस करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, बट नहीं हो, ये नहीं समझना चाहिए कि ऑप्शन ख़त्म हो गया। और मुझे लगता है कि मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि मतलब मैं कुछ कंट्रीब्यूट भी करना चाहता हूँ सोसाइटी में। तो यदि रुद्रपुर का चाहे देवनी का कोई भी लड़का आता है यहाँ पे प्रिंसिपल सर के माध्यम से, चाहे विद्यालय के माध्यम से, और कैरियर को लेकर के कहीं पे किसी लेवल पे भी कंफ्यूज हो, तो हम लोग मतलब बेसिकली स्कूल के तरफ से मैं हर सुविधा मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूँ, पूरा कम्प्लीटली गाइड करता हूँ। इवन मेरा कोई उस यूनिवर्सिटी में चाहे उस जगह पे कोई दोस्त या संपर्क मिल जाता है तो मैं वहाँ तक हेल्प करता हूँ, चाहे अपने स्कूल का है चाहे नहीं है। क्योंकि मुझे क्या लगता है कि भाई जो जिस फेज से मैं गुजरा, जैसे मेरे पिताजी हमेशा से वो हिंदी मीडियम से थे, तो हमेशा से यही बोलते थे कि तुमको जो करना करो, मैं अपने तरफ से पैसे दे सकता हूँ, मैं अपने तरफ से तुमको मतलब जितना रिसोर्सेज मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है। तो उनको लिटरली में नहीं पता था, अभी भी उनको नहीं, अभी भी कुछ पूछना होता है। जैसे मेरा चाइना में सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने अपने आसपास के लोगों से पूछा कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो उनको नई इन्फॉर्मेशन है। बट और इस वजह से मुझे एडवांटेज हुआ कि मैं स्ट्रगल किया और मेरे कजन्स और भाई भी स्ट्रगल किए, सब सिस्टर भी स्ट्रगल की। तो हम लोग का जो टीम है, जो हम लोग के जो ग्रुप है, चाहे मेरे फैमिली में जो मेंबर है, तो हम लोग को बहुत सारे रास्ते खुद ही पता है। तो कोई भी है मतलब रैंडमली XYZ आप इस स्कूल से पढ़े हो नहीं पढ़े हो, आप कहीं के हो, यदि आपको किसी लेवल पे भी कन्फ्यूजन है और आपको लगता है कि मैं फाइनेंशियली की वजह से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो हमसे बात करो। यदि तुम डेडिकेटेड हो और तुम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो 100% तुमको फाइनेंशियली की वजह से पढ़ाई नहीं छोड़ना पड़ेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ आपने बताया कि आपकी तरफ से ये सारी सुविधाएं उनको प्रोवाइड की जाएगी। अगर वो पढ़ने में अच्छा है, कुछ करना चाहता है, तो वो किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार की उसे परेशानियां दिक्कतें नहीं आएगी। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपने उस ज़मीन से उभरे हुए पौधे हैं जी कि जहाँ पे कोई पौधा निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कंक्रीट के मान लिया जाए तो वहाँ पे पौधा जल्दी नहीं निकलता, जो निकलता है वो वाकई वो पौधा बहुत ही अच्छा होता है जी। वो वैसे ही पौधे आप हैं, इस चीज़ को मैं बताना दूंगा। अगला है कि आप जब आप ETH ज्यूरिख जा रहे हैं तो गांव की ज़िंदगी से लेकर के इंटरनेशनल रिसर्च तक का कॉन्टेस्ट कैसा महसूस होता है? ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, मतलब इस लेवल से जाना। और मुझे क्या लगता है मतलब कि रामेश्वर जी की मतलब सबसे बड़ी बात कि मतलब मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि सक्सेस का मतलब रिलेटिव होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कि यदि मैं ये बोलूँ कि अंबानी का लड़का कल को एक नया बिजनेस खोल दिया तो वो बहुत बड़ा सक्सेस नहीं है। सेम काम किया, वो बिजनेस खोला, एक कंपनी खड़ा किया, क्योंकि पहले से उन लोग की क्योंकि कंपनी उसका बन पहले गई से ही है। और उसको शायद अंबानी के लड़के को उतना आनंद भी नहीं आएगा। बट एक स्ट्रगल करके बंदा जो मतलब सड़क पे कभी कुछ छोटा सा दुकान चलाता था, वो यदि छोटे लेवल पे भी एक बिजनेस खोल लेता है, कंपनी खोल लेता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल लेता है, तो दैट इज़ द बिगेस्ट सक्सेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि सफलता जो है रिलेटिव है, मतलब रिलेटिव होती है। तो इसलिए मुझे मतलब
जो संघर्ष किया, जो मैं इस लेवल से वहाँ तक पहुँचा, तो इसका आनंद जो है वो शायद मैं आपको चाहे किसी और को वर्ड्स में नहीं बता सकता हूँ। मतलब कितना उत्साहित हूँ, कितना अंदर से एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो मैं ही समझ सकता हूँ, क्योंकि उन फेज से, उन दौर से मैं ही गुजरा हूँ, मैं ही अनुभव किया हूँ। जो कहा जाता है कि फर्श से लेकर के अर्श तक की जी, आपकी जी। जो ऊंचाई है, सीढ़ी जैसे धीरे धीरे आपने चढ़ा। पुरानी कहानियों में भी हम लोगों ने सुना है, देखा भी है कि एक चींटी होती है गुफा में, वो चढ़ती है ऊपर, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर अंततः में वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। वैसे ही आपने भी किया स्ट्रगल। जैसे यूपी बोर्ड से आपने निकला, डायरेक्टली सीबीएसई बोर्ड नवोदय में ज्वाइन किया, वहाँ पे कितना पढ़ाई किया, 9th में आपने फेल, फिर उसके बाद मेहनत करके हाई स्कूल, इंटर, फिर बीटेक किए, एमटेक किए, उसके बाद आज पीएचडी करके फिर आईआईटी बॉम्बे से करके फिर आज विदेश की यात्रा में हैं। तो ये भाई वाकई कुछ है जो यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए आपके द्वारा जो सीख मिली बहुत ही अच्छा रहेगा उन लोगों को, कि ये चीज़ें उन लोगों को अपने आप में अनुभव करना चाहिए कि हम इतने छोटे से स्तर से एक बच्चा उठ करके जा रहा है, हम भी आज मेहनत करें कि वो पोजीशन प्राप्त कर सकें। अब्रॉड जाने से पहले आपने सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी महसूस होती है? गांव का खाना, बचपन का माहौल, या हॉस्टल वाली दोस्ती? हाँ, मतलब मैं अब एक बार ऑलरेडी मैं अब्रॉड जा चुका हूँ। इटली गया था मैं 10 दिन के लिए, जी वर्कशॉप के लिए। तो सबसे जो कमी मुझे लगती है, मतलब फॉरेन में जाने के बाद, वो लगती है खाने का। मतलब चूँकि हम लोगों ने बचपन से हॉस्टल में रहे हैं, तो हम लोग किसी माहौल में रख सकते हैं, लेकिन जो भोजन होता है वो इंडिया का नहीं मिलता है। बहुत ही प्रॉब्लम, बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। विदेश। हालांकि मैं तो वेज हूँ, लेकिन इवन मेरे साथ एक दोस्त गया था, वो नॉनवेज खाता था, बट वहाँ का नॉनवेज उसको टेस्टी नहीं लगता था, जी बिकॉज वो नमक और साल्ट पेपर, मतलब मोस्टली बॉइल्ड ही चीज़ खाते हैं। तो यदि अब्रॉड जाने के बाद मैं सबसे अधिक कोई चीज़ मिस करूँगा तो खाने को करूँगा। और ऑफ कोर्स ये जो इंडिया का माहौल है, मतलब सद्भावना, प्रेम, आपस में एक दूसरे को इंटरफेयर करना, दूसरे को जानना। और यूरोप का जो कल्चर है थोड़ा सा आइसोलेटेड है, मतलब सबको अपने से मतलब है। तो इस चीज़ को भी महसूस करूँगा। मतलब ऑफ कोर्स अपना इंडिया तो बेस्ट है, दैट इज़ सबको पता है। आपने एक नोवेल लिखी है, द साइंस ऑफ हर। एक रिसर्च करने वाला शोधकर्ता एक रोमांटिक नोवेल लिख रहा है, ये बात हजम नहीं हो रही है, ऐसा कैसे हुआ है? जी, तो मतलब इसका भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो सबसे पहले तो जब मैं नॉवेल लिखा, तो जो मेरे मतलब जब मैं इसे पब्लिश किया, जब मैं पोस्ट डाला, तो सबका पहला यही क्वेश्चन था कि हु इज़ हर, मतलब जिसके ऊपर नॉवेल लिखे उसका नाम क्या है। सब यही क्वेश्चन करने लगे। जी। तो बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं इस नॉवेल में लिखा हूँ बेसिकली वो कम्प्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट है। तो यदि मैं किसी पार्टिकुलर पर्सन को, चाहे किसी पार्टिकुलर गर्ल को मैं फोकस करता हूँ, तो जो मैं नॉवेल में लिखना चाहता हूँ वो ख़त्म हो जाएगा। जी। बिकॉज दो नावल जो कम्प्लीटली काल्पनिक है, मतलब इमेजिनेशन है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में कॉन्वोकेशन में गया था, तो वहाँ पे मैंने एक स्पीच दिया था, और मेरा स्पीच भी टोटली डिफरेंट था। मतलब सब कोई जो बोले तो उससे कम्प्लीटली डिफरेंट था। तो उसके बाद लोगों ने, मतलब मेरे कई सारे प्रोफेसर्स मेरे स्पीच को बोले थे कि मेरा इसको एक कॉपी करके मुझे दे दो, कि मैं आगे इसको यूज करूँगा। तो उसके बाद मेरे सिस्टर जो प्रज्ञा है, पल्लवी है, और निखिल मेरा दोस्त है, इन्होंने मुझे बोला कि क्यों नहीं इसको एक पूरा ही अच्छे से लिखो, ड्राफ्ट करके। तो मैं कहा मैं लिख तो सकता हूँ बट स्टोरी नहीं मेरे पास। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया क्यों ना सिंपल स्टोरी रखो, मतलब जो मोस्ट ऑफ द लव स्टोरी में होता है, एकदम सिंपल, जो सबके साथ होता है कि दोनों मिलते हैं, दोनों का लव स्टोरी चलता है, फिर ब्रेकअप हो जाता है, फिर ब्रेकअप के बाद उनका मतलब कभी मिलन नहीं होता है, बट बहुत सारे लड़के उस डिप्रेस हो जाते हैं, बट तुम्हें डिप्रेशन भी टैकल करना है। जो लॉजिकल वे में, तुम साइंटिस्ट हो तो उसको लॉजिकल वे में सोचना चाहिए तुम्हें। तो उस कॉन्सेप्ट, मतलब सिंपल स्टोरी रखा, बट लिखने का तरीका कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो मैं क्या किया इसमें, टोटली जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी मैं आज तक पढ़ा हूँ, सारे मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री को उसको लव स्टोरी से कनेक्ट किया। ठीक है, तो वो चीज़ पढ़ने में आपको जो भी पढ़ेगा वो चीज़ इंटरेस्टिंग आएगा। और जैसे मैं लिखना शुरू किया तो मैं कभी भी मतलब इसको टारगेट लेकर नहीं लिखा, मुझे कंप्लीट करना है। तो मुझे जब भी मतलब हफ्ते में एक दिन चाहे 10 मिनट या 15 मिनट टाइम मिलता था, तो एज ए हॉबी मैं इसको लिखता था। एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ लिखा, फिर उसको सेव कर लिया। तो इसलिए मैं जब 2018 में इसको शुरू किया था, और इसको एज ए टारगेट नहीं लेकर चल रहा था, जस्ट इमोशन था
तो लिखते लिखते मुझे इतना टाइम तक मुझे निकालना पड़ा। जी। और अभी चूंकि मेरे पास 2-3 महीना टाइम था तो मैंने इसको कंपाइल किया और पब्लिश कर दिया। तो बहुत ही अलग लेवल का कॉन्सेप्ट है, मतलब कोई भी इसको पढ़ेगा तो ही और सी इज़ गोइंग टू वेरी एंजॉय दिस नॉवल। रुद्रपुर में कौन सा लोकेशन आपको सबसे फेवरेट लगता है? तो मैं रुद्रपुर में मुझे सबसे फेवरेट लोकेशन गोलाबाड़ लगता है, जी। क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी मेमोरी कनेक्टेड है, बहुत सारी मेमोरी जुड़ी हुई है। तो मुझे पूरे रुद्रपुर का लाइफ टाइम का जो सबसे ज़्यादा टाइम अपने लाइफ में मैं रुद्रपुर में गुजारा हूँ, तो मुझे लगता है कि गोलाबाड़ वन ऑफ द फेवरेट लोकेशन। हॉस्टल में सबसे अजीब पनिशमेंट क्या आपकी थी? हॉस्टल में सबसे अजीब मेरी नहीं, मतलब मैं अपनी पनिशमेंट नहीं सुनाऊंगा, मुझे एक नवोदय की पनिशमेंट याद है। जी। वहाँ पे बच्चे रैगिंग किया करते थे। रैगिंग चलता था? रैगिंग चलता, जब मैं गया था उस टाइम पे रैगिंग चलता था। तो वहाँ पे एक लड़का जो था जूनियर, वो 6 या 7th में पढ़ता था, तो उसने कुछ गलत काम किया था, तो उसको सीनियर बुलाए। मैं 9th में था और 10th के सीनियर थे। जी। तो उन्होंने उस लड़के को एक मैच स्टिक जो होता है, हाँ। मतलब माचिस का जो माचिस तिली, जी। उसने उस लड़के को पकड़ाया और बोले कि इस पूरे कमरे का क्षेत्रफल कैलकुलेट करके बताओ, जी। उस मैच स्टिक को यूज करके। तो वो बेचारा चारों ओर से उस मैच स्टिक को यूज करके लेंथ कैलकुलेट कर रहा है, विड्थ कैलकुलेट कर रहा है। फिर उसने आयताकार का फार्मूला आया बता दिया, बट बोले ऐसे कैसे, ये जो तुम्हारा कमरा ऐसे ऐसे हो के आ रहा है, मतलब वहाँ पे क्या था कि उसका स्ट्रक्चर ऐसे था, मतलब टेढ़ा मेढ़ा, इसको तुम कैसे कैलकुलेट कर लियो। फिर उसको 2 थप्पड़ मारे सब। फिर क्या, उसको पूरा एकदम एक्यूरेट एरिया चाहिए, और झूठ में बोले सब कि हमको पहले से पता है इसका एरिया कितना है। वो बेचारा फिर से एक मतलब फिर उसने एक बार क्या किया, चालू किया उसको। उसके बाद उसने दिमाग लगाया तो उसने एक टाइल्स को कैलकुलेट करना शुरू किया। तो ये सब क्रिएटिविटी का पार्ट है, मतलब उसको पता नहीं है, मतलब वो अननोइंगली वो काम कर रहा है, मैचिस्टिक का यूज करके वो काम कर रहा है, बट वो उसको धीरे धीरे सीख रहा है। तो मतलब रैगिंग तो वैसे गलत था, बट मतलब दिस इज अच्छे तरीके से वो रैगिंग का वो नहीं था कि जैसे कहीं कहीं क्या होता है गंदे तरीके से उसको करते हैं। इसमें एक सीख की तरह था। एक लड़के को टास्क दिया था उन्होंने, मतलब पनिशमेंट में, कि ऊपर 3rd फ्लोर पे बकेट रख दिए थे, बाल्टी, और उसको चम्मच पकड़ा दिए, क्या कि नीचे नल चला करके चम्मच में पानी भर के लाना और बाल्टी पूरा भरना है। तो बेचारा 3rd फ्लोर से नीचे जाता था, पानी चलाता था, फिर चम्मच लाके भरता था। तो ये इस टाइप का रैगिंग मुझे अच्छा नहीं लगता है, मतलब और ये गलत है जी, बिकॉज फालतू का उसको परेशान कर रहे हो। बट ये सब कुछ पनिशमेंट है जो मुझे मतलब हमेशा मेमोरेबल होता है नवोदय का। कॉलेज का सबसे सस्ता जज? कॉलेज का सबसे बड़ा जुगाड़ तो मुझे लगता है कि कॉलेज का, मतलब मैं जब IIT में था तो हम लोगों ने मतलब मोबाइल को ही प्रोजेक्टर के तौर पे बनाया था। मतलब उस मोबाइल को हम लोग रखते थे, जो मतलब आजकल कई सारे डिवाइस आ रहे हैं जी, उसको रख देने से बड़ा हो जा रहा है स्क्रीन। तो हम लोगों ने कॉलेज में जुगाड़ हम लोगों ने बनाया था खुद से। अच्छा, पहले मतलब तो वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जुगाड़ मुझे दिखता है। जुगाड़ू आदमी। वैसे अलावा तो बहुत सारे जुगाड़ हमने यूज़ किया। अगर बचपन में आपके पास आज का स्मार्टफोन होता तो आप अलग क्या करते उस समय? बहुत कुछ अलग करता है। पहली बात कि मतलब मुझे लगता है कि जो मतलब टेक्नोलॉजी, चाहे कोडिंग, चाहे AI ML, ये सब चीज़ें जो मैं बहुत लेट से सीखा तो शायद बहुत पहले सीख पाता। और आज के जो ट्रेंड चला है, मतलब मुझे तो कोडिंग में बहुत पहले इंटरेस्ट था, बट रिसोर्सेज स्मार्टफोन नहीं होने के नाते मुझे बहुत देर से इसको मैंने स्टार्ट किया जी। तो शायद वो चीज़ होता है तो मैं बहुत और मतलब और ज़्यादा चीज़ों को मैं अभी तक सीख पाता। तो ये चीज़ें मैं बहुत बेसिकली करता अपने टाइम पे। विलेज फूड वर्सेज फॉरेन फूड, आपका दिल किसके साथ है? विलेज फूड, ग्रामीण क्षेत्र का जो भोजन है, हाँ, लिट्टी तो चोखा, अभी भी खास करके हाँ। वो हम लोग के जो पूर्वांचल एरिया है, यहाँ लिट्टी चोखा का बहुत ही वो महत्व है। तो बेसिकली मैं मतलब यदि मैं घर पे भी आता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ, मतलब मेरे घर वाले सोचते हैं कि ये आएगा तो पनीर बनवाएगा, बड़े बड़े। मैं आता हूँ तो सिंपल सा बोलता हूँ कि दाल चावल, भुजिया सब्जी जो होता है, रोटी अचार, ये सब मैं मांगता हूँ। या तो कभी कभी लिट्टी चोखा, या तो कभी जो बाहर नहीं मिलती है वो चीज़ें आप और मुझे बहुत पसंद करना मुझे चाहते हैं। बहुत पसंद है सिंपल खाना, घर का खाना बहुत पसंद है। मैं यही चाहता ही हूँ।
अगर आज आप उस छोटे बच्चे से मिले जो गैस लाइट के नीचे पढ़ाई करता था, तो उसे क्या कहेंगे? जी, तो यदि मैं अपने खुद के उस वर्जन को मिलूँगा तो मैं ये कहूँगा कि मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, बिकॉज ये 100% तुमको कभी ना कभी रिपे होने वाला है। मेहनत करने से डरो मत, तपस्या करने से पीछे मत हटो। आने वाली जनरेशन के स्टूडेंट को कुछ शार्ट टिप्स दे देंगे, वो क्या होगी जिससे कि वो आगे चल करके कुछ बने, मेहनत करके कुछ अच्छा तो मुकाम शार्ट हासिल में कर यदि आप पाए? पूछोगे तो मैं कुछ पॉइंट्स नोट किया हूँ कि मतलब बहुत समराइज़ करूँगा मैं उन पॉइंट्स को। मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को पॉइंट्स नोट करना चाहिए। पहला चीज़ कि सबसे पहले अपना गोल डिफाइन करो, उसके बाद गोल को स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करो, ना कि हार्ड वर्क। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। और तीसरा मुझे लगता है कि तीसरा पॉइंट आपको उस पर लग जाना है, मतलब उस पर आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो एनी एक्सक्यूज़। यदि आप करना चाहते हो तो 100% होगा। चौथा चीज़ मैं ये करना चाहूँगा कि आप अपना एक ग्रुप बनाओ। जैसा कि आपको बोला कि अच्छे ग्रुप का माहौल का होना बहुत ज़रूरी है। जी। और यही चीज़ है कि मैं मतलब मटेरियल से मैकेनिकल में स्विच हो पाया क्योंकि ग्रुप मेरा अच्छा था। तो एक अच्छा ग्रुप बनाओ जिसमें कंपटीशन की भावना है, ना कि जेलेसी की भावना। पांचवा चीज़ कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप जितना बड़ा आपको सफलता चाहिए उतना बड़ा आपको पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, तो धैर्य रखो। यदि आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो 100% वो कभी ना कभी आपको आपके जीवन में आएगा। बट ईमानदारी करना चाहिए। जी। ये नहीं कि मैं अपने पिताजी को दिखाने के लिए पढ़ रहा हूँ, या फिर अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, या फिर टीचर को दिखा रहा हूँ, या फिर सोसाइटी को धोखा दे रहा हूँ। जी। ऐसे करोगे तो फिर सफल नहीं होगा। आप अपने ईमानदारी से कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट करता है। और यदि आप ऐसा कर रहे हो तो 100% पेशेंस रखो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये टोटल 5 या 6 पॉइंट है, इसको हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए और आप 100% सक्सेस होगे एक दिन लाइफ। सर, लास्ट में भी आपको फिर से बधाई देते हैं कि आपने अपना अमूल्य समय हमारे इस चैनल खबर रुद्रपुर को दिया और ऐसे ऐसी जानकारियाँ हम लोगों को उपलब्ध कराई जो शायद किसी को न पता हो। और जो हमारी नई जनरेशन है उसको कैसे एक छोटे से सीढ़ी से चढ़ करके बड़ी सीढ़ी पर पहुंचना है, कैसे मेहनत करना है, ये आपने बताया। बहुत ही अच्छा लगा। जी 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 रामेश्वर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपने बहुत अच्छा प्रयास शुरू किया है। जी जी। मुझे लगता है कि मेरे जैसे तमाम लोग रुद्रपुर देवरिया में छुपे हुए हैं, जिनको मुझे लगता है कि यहाँ के यूथ को, यहाँ के लोगों को सुनना चाहिए ताकि उनके लिए एक मोटिवेशन मिल सके। जी। तो आप इस कार्य को जरूर प्रयास रखिए और मेरे जैसे बहुत लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।